क्लास। काल मैं एक बार पढ़ा चुकी हूँ, फिर से रिवीजन करा देती हूँ। काल क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का बोध होता है उसको काल कहते हैं। काल तीन प्रकार के होते हैं, वर्तमान, भूत और भविष्य। वर्तमान मीन प्रेजेंट काल, जो अभी हो रहा है, जैसे बच्चा खेलता है, मोहन रो रहा है। इसके तीन भेद होते हैं, सामान्य वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान, अपूर्ण। सामान्य, जिसमें वर्तमान काल की क्रिया का सामान्य रूप से होना पाया जाता है, जैसे मैं पत्र लिखता हूँ, दादी जी गाती हैं। संदिग्ध में क्रिया के जिस रूप से वर्तमान काल की क्रिया के होने में संदेह होता है, जैसे वह पढ़ता होगा, राधा गई होगी, शायद, है ना। इसमें ये नहीं है कि एकदम गया ही होगा कोई। अपूर्ण वर्तमान काल, जो प्रेजेंट में शुरू तो हुआ है, वर्तमान काल में शुरू तो हुआ है लेकिन अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है, तो रहा है या रही है, जैसे ING इंग्लिश में हम लोग यूज़ करते हैं, कंटिन्यूअस। भूतकाल, जो समय बीत चुका है, जैसे वर्षा हुई थी। इसके भी 6 भेद हैं। सामान्य भूत, जिसमें बीते हुए समय में काम के होने का पाया जाता है, लड़के चले गए, श्रुति ने परीक्षा दी। आसन्न भूत, यानी भूतकाल में काम शुरू होकर अभी अभी समाप्त हुआ, जैसे श्रुति ने परीक्षा दी, लड़के चले गए हैं। पूर्ण भूत, जो भूतकाल में शुरू होकर खत्म हो चुका है, जैसे लड़के चले गए थे, श्रुति ने परीक्षा दी थी। अपूर्ण भूत, इसमें भूतकाल में कार्य जारी रहने का पता चलता है, जैसे लड़के जा रहे थे। श्रुति यानी जिसमें जारी है उसमें कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, रही थी, ING, ठीक है। संदिग्ध भूत, इसमें क्रिया के भूतकाल में होने पर संदेह किया जाता है, लड़के गए होंगे या श्रुति ने परीक्षा दी होगी। हेतु मत, इसमें भूतकाल की क्रिया किसी कारण पर आधारित होती, कोई रीज़न होता है, जैसे श्रुति पढ़ती तो अवश्य पास हो जाती, यदि वह आता तो मैं जाता, ठीक है। इसमें तो पर बहुत ज़्यादा जोर पड़ता है। भविष्यत काल, यानी कि फ्यूचर टेंस, भविष्य में होने वाली क्रिया के सामान्य रूप को भविष्य काल कहते हैं, जैसे मैं खेलूंगा, तुम पढ़ोगे, वह जाएगा। संभाव्य, यानी शायद भविष्य में ये काम हो जाए, शायद में जो रहता है, ठीक है, शायद वह कल चला जाए। संभवतः मैं नौकरी छोड़ दूँ, शायद कल तेज बारिश हो। सातत्य बोधक भविष्य, यानी फ्यूचर कंटिन्यूअस, यानी ING, क्रिया के जिस रूप से भविष्य की में भी क्रिया जारी रहने का बोध होता है उसे सातत्य बोधक भविष्यत काल कहते हैं, जैसे मैं आपके काम आता रहूँगा, राजेश पुस्तक लिखता रहेगा। अब है 2 तरह के वाक्य के भेद, अर्थ की दृष्टि से और रचना की दृष्टि से। तो यहाँ पहले अर्थ की दृष्टि से, तो अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 भेद हैं। विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयादिवाचक, आज्ञावाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक, संकेतवाचक, ठीक है। विधानवाचक, इम्परेटिव नाउन, जिसमें इम्परेटिव सेंटेंस, सामान्य सूचना वाले वाक्य, जैसे सूर्य पूरब से निकलता है, मैं प्रतिदिन स्कूल जाता हूँ, इस तरह का, ठीक है। और निषेधवाचक, जिसमें नहीं होता है, जैसे यहाँ सिगरेट पीना मना है, मैं आज से गणित नहीं पढ़ रहा हूँ, नहीं का प्रयोग होगा, निषेध मीन्स ही नहीं होता है, ठीक है। प्रश्नवाचक, इंट्रोगेटिव, जाहिर सी बात है कि क्वेश्चन मार्क रहेगा। विस्मयवाचक, जिसमें आश्चर्य, शोक, हर्ष, घृणा, अरे तुम फर्स्ट आ गए, आहा उसके पिता की मृत्यु हो गई, इस तरह से, ठीक है, जैसे अरे आहा। आज्ञावाचक, जिसमें आज्ञा या अनुमति देने का बोध हो, जैसे आप चुप रहिए, आप जा सकते हैं, आप क्लास के अंदर आ सकते हैं। इच्छावाचक, जिसमें इच्छा, आशा या आशीर्वाद व्यक्त हो, जैसे ईश्वर तुम्हें सफलता दे, नव वर्ष मंगलमय हो। संदेहवाचक, जिसमें संदेह या संभावना का बोध होता है, जैसे संभवतः वे कल दिल्ली जाएंगे, शायद वह बाहर चला जाए। संकेत, जिसमें एक क्रिया का दूसरी क्रिया पर निर्भर होने का बोध होता है, जैसे कैसे, वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, है ना, एक क्रिया दूसरी पर आश्रित है, डिपेंडेंट है। आप होते तो इतनी मुसीबत ना होती। वाक्य का रूपांतरण इस तरह से किया गया है। अब रचना के आधार पर, मेन रचना के आधार पर बोर्ड में रहता है, ठीक है। सरल वाक्य, जिन वाक्यों में एक ही मुख्य क्रिया हो उसको क्या कहते हैं, सरल वाक्य। अब यहाँ देखिए, पानी बरस रहा है, तो इसमें बरस रहा है क्या है, 1 2 3 क्रिया है, लेकिन मूल क्रिया क्या है, बरस, ठीक है। और बाकी क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, सहायक क्रिया है, ऑक्सिलरी वर्ब है, रहा और है, ठीक है। बच्चा रोते रोते सो गया, यानी रोते रोते में रूट वर्ब है,
मूल वर्ब है, मूल क्रिया है। बाकी सो गया क्या है, हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब है, सहायक क्रिया हिंदी में। वह खाना खाकर चला गया, खाकर रूट वर्ब है यानी मुख्य क्रिया है, बाकी दोनों हेल्पिंग वर्ब है यानी ऑक्सिलरी वर्ब या सहायक क्रिया है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, सरल वाक्य। ठीक है, मीन्स सिंपल सेंटेंस। दूसरा है संयुक्त। संयुक्त का अर्थ ही होता है एक से अधिक यानी कंपाउंड सेंटेंस, जहां दो या दो से अधिक उपवाक्य या किसी समुच्चय बोधक योजक से जुड़े हैं वे संयुक्त वाक्य हैं। जैसे एक दूसरे पे क्या होता है, ये हम बाजार गए किंतु काम नहीं बना, इसमें किंतु, अन्यथा, और, राम आया और मोहन चला गया। इन वाक्यों में किंतु, अन्यथा योजक है। दो वाक्यों को जोड़ने के लिए हम इनका प्रयोग करते हैं। इनको हटा देने पर वाक्य में दो दो स्वतंत्र वाक्य बनते हैं। इसका पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है बच्चों कि संयुक्त वाक्य में दो सेंटेंस होता है लेकिन दोनों इंडिपेंडेंट होता है, स्वतंत्र होता है। अगर बीच से हम किंतु, अन्यथा और हटा दें तो ये वाक्य अधूरे नहीं हैं, ये वाक्य अपने आप में पूरे हैं। तो दो पूरे पूरे वाक्यों को हम जोड़ते हैं, उसको क्या कहते हैं, संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे हम बाजार गए, पूरा पूर्ण है, काम नहीं बना, ठीक है, जल्दी चलिए बहुत देर हो जाएगी, राम आया मोहन चला गया। पूरा सेंटेंस, दोनों सेंटेंस क्या है, स्वतंत्र है, अपने आप में पूर्ण है। लेकिन इन दोनों सेंटेंस को जब हम जोड़ देते हैं तो वो क्या बन जाता है, संयुक्त वाक्य। लेकिन मिश्र वाक्य में ऐसा नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। इसमें क्या होता है कि एक दूसरे पर आश्रित होता है, अगर एक को हम हटाएंगे तो दूसरा अधूरा रह जाता है। जिन वाक्यों की रचना एक से अधिक ऐसे उपवाक्यों से होती है जिनमें एक उपवाक्य प्रधान तथा अन्य गौण होते हैं, उसको मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे मालिक ने कहा कि कल जल्दी आना, इसमें मुख्य क्या है, मालिक का कहना मुख्य है, लेकिन मालिक ने कहा क्या, कल जल्दी आना, ठीक है, ये गौण है, ये मुख्य नहीं है। मुख्य क्या है, मालिक ने कहा। रमेश जो राजपुर रोड पर रहता है मेरा मित्र है, यानी जो राजपुर रोड पर रहता है ये मुख्य नहीं है। कौन है मुख्य, रमेश मेरा मित्र है। हिरन ही एक पशु है जो कुलाचे भरता है, यानी हिरन एक पशु है, ये मुख्य है, ठीक है, जो कुलाचे भरता है। तो इसको हम लोग कैसे पहचानेंगे, इसमें जो, वह, जिसे, उसे, ऐसा, जो, वही, जिसे, यदि आदि का प्रयोग किया जाता है तो ये क्या होता है, मिश्र वाक्य। ठीक है, संयुक्त वाक्य दो वाक्य होते हैं लेकिन दोनों स्वतंत्र होते हैं। अगर हम बीच से किंतु, परंतु और हटा दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मिश्र वाक्य में क्या होता है, एक मुख्य होता है, दूसरा उपवाक्य उस पर आश्रित होता है। अगर एक को हम हटा दें तो दूसरा अधूरा हो जाता है। ठीक है, जैसे देखो यहाँ तीनों को बना के दिखाया गया है। बालक रो रो कर चुप हो गया, सरल वाक्य है। बालक रोता रहा और चुप हो गया, अगर और हटा दें तो दोनों वाक्य पूरा कंप्लीट सेंटेंस है। ठीक है, बालक रोता रहा, चुप हो गया। अब मिश्र वाक्य में क्या है, जब बालक रो रो कर थक गया, ये मुख्य वाक्य है, तब वह चुप हो गया, तब आया है यहाँ पर। ठीक है, तो ये वाक्य था, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको वाच्य पढ़ाऊंगी। ठीक है, वाच्य भी कंपलसरी है तुम लोग के लिए। ठीक है, अब क्या था कि इससे रिलेटेड एक हमको ये देना है, होमवर्क देना है आप लोगों को। कहाँ गया, निम्नलिखित शब्दों में से किन्हीं दो शब्दों के विलोम। ठीक है, सरल का कठिन होगा, स्थूल का सूक्ष्म होगा, स्थूल मीन्स बड़ा, स्वच्छ का अस्वच्छ होगा, प्रकट का गुप्त होगा, स्पाई, है ना। निम्न शब्दों में से एक शब्द के दो पर्यायवाची दीजिए। अंधकार का क्या होता है, अंधेरा, तम, तिमिर। बाग, बाग मीन्स गार्डन, वाटिका, बगीचा, उद्यान, है ना। भूमि, भूमि मीन्स अर्थ, जमीन, भूमि, धरा। ये आप लोग के लिए आप बहुत इजी है। निम्नलिखित शब्दों की भावाचक संज्ञा बनाइए। उचित का औचित्य,
तरुण, तरुण टीनेज को बोलते हैं, ठीक है। तरुण का तरुणाई। निम्नलिखित शब्दों में से किन्हीं 2 शब्द को शुद्ध कीजिए। तो अत्यधिक, अत्याधिक है यहाँ पर, अत्यधिक होगा। गृहिणी है, गृहिणी होगा। निरोग होगा, निरोग। निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक मुहावरों की सहायता से वाक्य बनाइए, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, तारे गिनना। तारे गिनना क्या है, कोई काम है? नहीं, यानी आपको कोई काम नहीं है। वह, या फिर वह दिन में तारे गिनने लगा, मीन्स उसको ऐसा सबक सिखाया कि उसको दिन में तारे गिनने पड़े। बाग बाग होना यानी बहुत अधिक खुश होना, ठीक है। मोहित का रिजल्ट देखकर उसके पिता का मन बाग बाग हो गया। अब निर्देशानुसार परिवर्तन। हमें बड़ों की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। अपेक्षा नहीं होगा, उपेक्षा होगा, ठीक है। उपेक्षा मीन्स इंसल्ट। हमें बड़ों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उपेक्षा मीन्स इंसल्ट भी होगा, एक सेंस में नेग्लेक्ट करना भी होगा, ठीक है। मोनिका ने गीत गाया, भविष्यत काल में यानी फ्यूचर टेंस में बदलना है। मोनिका, तो ने, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जहाँ भी ने रहेगा वो क्या होता है, पास्ट टेंस होता है। ने का प्रयोग हमेशा भूतकाल में लगता है, ना तो प्रेजेंट में लगता है और ना ही फ्यूचर में लगता है। मीन्स ना ही वर्तमान में लगता है और ना ही भविष्यत में लगता है, ठीक है ना। अब आप इसको इसी सेंटेंस से आप समझ लीजिए कि मोनिका ने गीत गाया, पास्ट टेंस है, भूतकाल है। अगर हम इसको वर्तमान में करेंगे तो क्या होगा, मोनिका गीत गा रही है या मोनिका गीत गाती है, ने का प्रयोग नहीं हुआ है। और अगर इसको हम भविष्य में करेंगे तो मोनिका गीत गाएगी। फिर है ने का प्रयोग करना है, तो ने का प्रयोग करना है तो जाहिर सी बात है कि हमको पास्ट टेंस में जाना होगा। जयशंकर प्रसाद ने कामायनी लिखी, क्या होगा, जयशंकर प्रसाद ने कामायनी लिखी। क्लियर ना। और जो हम अभी वाक्य पढ़ाए हैं उससे रिलेटेड कुछ होमवर्क कल देंगे, क्योंकि कल हम वाक्य भी पढ़ा लेंगे, तो उसके बाद आप लोग को वो देने में, और थोड़ा सा सिलेबस चेंज हो रहा है क्योंकि 80 मार्क्स का ही आप लोग को देना है, तो हम सिलेबस आपको फिर से रिपीट कर देंगे। थैंक यू।